जय साथियों नमस्कार। और बताइए कैसे हैं साथियों। वर्ल्ड वार 3 का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जो पूरा मिडल ईस्ट है, पूरे मिडल ईस्ट में पैनिक मचा हुआ है। क्योंकि 13 जून को 3 बजे के आसपास भिनसारा में आज इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किया है। एरियल अटैक है, और एरियल अटैक इतना भयानक तरीके से किया है कि ईरान का जो न्यूक्लियर साइड है पूरी तरीके से ध्वस्त हो रहा है। उसमें देखा जा रहा है पूरा वर्ल्ड मीडिया से लेकर के आज मेन स्ट्रीम मीडिया हर जगह इस बात के चर्चे किए जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि जो इजराइल का ईरान पर अटैक है, ये अटैक किस प्रकार से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा मंडरा रहा है। और आने वाले टाइम में मिडल ईस्ट का युद्ध ये मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बताया जाता है कि मिडल ईस्ट का युद्ध वर्ल्ड वार का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जिस तरीके से घटनाएं हुई हैं बहुत ही भयानक रूप ले सकती हैं। बात करते हैं आज सुबह 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरान पर एक बड़े पैमाने पर सैन्य हमले किए, जिसे ऑपरेशन राइजिंग लायन दिया गया। इस ऑपरेशन का नाम था राइजिंग लायन नाम दिया गया। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य संगठनों को निशाना बनाकर किया गया। इसमें कई वरिष्ठ सैन्य कमांडो और परमाणु वैज्ञानिकों की मौत की खबर है। यह इजराइल और ईरान के बीच अब तक का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष हमला माना जा रहा है। मुख्य बिंदुओं की बात करें तो हमले का समय और लक्ष्य। हमला शुक्रवार तड़के लगभग 3 बजे भोरहरिया में इजरायली समय के अनुसार शुरू हुआ। इजराइल ने ईरान के परमाणु सुविधाओं और विशेष रूप से नतांज में स्थित यूरेनियम संवर्धन केंद्र, सैन्य संगठनों और वरिष्ठ अधिकारियों के निजी आवासों को निशाना बनाया गया। जो नतांज के भूमिगत संवर्धन हाल, सेंट्रीफ्यूज और अन्य सहायक ढांचे को नुकसान पहुंचा है। खोदाबाद और खुरमाबाद में भी परमाणु स्थलों पर हमले की खबरें हैं। तब जिस समय वो हवाई हमले हो रहे हैं, तेहरान यानी जो इजराइल की राजधानी, जो ईरान की राजधानी तेहरान है, वहाँ के सैन्य ठिकानों पर भी हमले हुए हैं। हानि और हताहत की बात करें तो ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड काप्चर्स की बात करें, IRGS के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी और ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी सहित कई वरिष्ठ सैन्य कमांडर मारे गए। परमाणु वैज्ञानिक फरीदुद्दीन अब्बासी और मोहम्मद बेहदी तहराची को भी मौत की पुष्टि हुई है। यानी उनके टॉप जो वैज्ञानिक थे परमाणु की, ईरान के जो टॉप परमाणु वैज्ञानिक थे, उनको भी इजराइल ने टारगेट किया है। ईरानी फोर्स न्यूज एजेंसी के अनुसार हमले में कम से कम 78 यानी 78 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है और 339 लोग घायल हैं। नागरिक और सैन्य कर्मियों दोनों की मौत की खबरें हैं। इजराइल का दावा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह हमला ईरान के परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को रोकने के लिए जरूरी था, क्योंकि ईरान 60% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धन कर रहा था, जो हथियार ग्रेड के करीब था। नेतन्याहू ने कहा इससे इजराइल की अस्तित्व की रक्षा और क्षेत्रीय अरब देशों के लिए भी सुरक्षा का कदम बताया। इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों और मोसाद की मदद से 100 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया। ईरान की प्रतिक्रिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमैनी ने इजराइल को कठोर सजा की चेतावनी दी और इसे युद्ध की घोषणा की। बताया गया कि ईरान ने इजराइल की ओर 100 से अधिक ड्रोन लॉन्च किए,
जिन्हें इजराइल ने रोकने का दावा किया। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इजराइल की निंदा और कार्रवाई की मांग की। ईरानी विदेश मंत्रालय ने यह कहा कि यह हमला अमेरिका की सहमति के बिना संभव नहीं था। नए IRGC कमांडर मोहम्मद पकपौर ने इजराइल के खिलाफ नरक के द्वार खोलने की धमकी दी। अमेरिका की भूमिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें हमले की पहले से जानकारी थी, लेकिन अमेरिका ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते के लिए दबाव डाला और चेतावनी दी कि और हमले और क्रूर होंगे। अमेरिका ने इराक के अपने दूतावास के गैर आवश्यक कर्मचारियों को हटाया और मध्य पूर्व में सैन्य परिवारों के लिए शैक्षिक निकासी की अनुमति दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो सऊदी अरब, चीन, तुर्की और ओमान ने हमले की निंदा की। इससे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और IAEA के प्रमुख राफेल ग्रासी ने सभी पक्षों से संयम बरतने और परमाणु सुविधाओं पर हमले को रोकने की अपील की। जॉर्डन, इराक और इजराइल ने अपने हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ान के लिए बंद कर दिया है। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो हमले के बाद तेल की कीमतों में 7 से 13% की उछाल आई है, क्योंकि ईरान दुनिया के शीर्ष तेल उत्पादक देशों में से एक है। वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट देखी गई है और यूरोपीय एयरलाइंस के शेयर में 3 से 5% की कमी आई है। पृष्ठभूमि की बात करें तो यह हमला ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी का हिस्सा है। ईरान ने 2018 में अमेरिका द्वारा JCPOA परमाणु समझौता से हटने के बाद अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज किया। 12 जून 2025 को IAEA ने ईरान को परमाणु दायित्वों का उल्लंघन करने का उन्होंने घोषित किया कि ईरान ने इसका उल्लंघन किया है। इसके बाद ईरान ने नए संवर्धन स्थल की घोषणा की। इजराइल ने ईरान के परमाणु हथियार बनाने की संभावना को अपने लिए अस्तित्व का खतरा बताया। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति इजराइल ने चेतावनी दी है कि हमले जितने दिन जरूरी होंगे जारी रह सकते हैं। ईरान ने प्रत्यक्ष हमला नहीं हुआ है, यानी ईरान की तरफ से कोई बड़ा हमला प्रत्यक्ष नहीं हुआ है। क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है और भी है। व्यापक युद्ध की आशंका जताई जा रही है। व्यापक युद्ध की यानी इजराइल और ईरान में व्यापक युद्ध की आशंका जताई जा रही है। कभी भी मिडिल ईस्ट समझिए धधक सकता है और बहुत भयानक हमले हो सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की वजह से व्यापक युद्ध की आशंका जताई जा रही है। सुझाव क्या है? इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विश्व स्थानीय समाचार स्रोतों जैसे BBC, रॉयटर्स और अल जजीरा से अपडेट लेते रहे। यह एक विकसित हो रही है घटना और नई जानकारी सामने आ सकती है। यदि आपके पास कोई विशिष्ट पहलू जैसे हमले का तकनीकी विवरण और हताहतों की संख्या, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया जरूर बताइएगा, क्योंकि हमला इजराइल ने किया है और इजराइल ने कहा है जब तक इजराइल को लगेगा कि ईरान के परमाणु ठिकाने ध्वस्त नहीं हुए तब तक इजराइल ईरान पर बमबारी करता रहेगा। अभी इजराइल ने कहा ये तो केवल एरियल अटैक है। 200 विमान लगभग इजरायली समय के अनुसार सुबह 13 जून को 3 बजे आते हैं और ईरान में 200 फाइटर जेट के साथ इजराइल इंटर करता है और ईरान को बुरी तरीके से हिट करता है, उसके न्यूक्लियर साइट को हिट करता है और पहले ही हमले में ईरान के जो मेन मिलिट्री के लीडर होते हैं उनको मार देता है, उनके आवास पर अटैक करता है और उसके बाद न्यूक्लियर साइट को ताबड़तोड़ हमले करता है। बताया जा रहा है कि मोसाद जो था
मोसाद पहले से ही ईरान में इन्वॉल्व था, वहाँ पर पहले से ही एक्टिव था और इसकी वजह से वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उन्होंने अटैक किया है। और इजराइल का इतना भयानक अटैक है, शायद ये ईरान जो लंबे समय तक सहन नहीं कर सकता। और यकीन मानिए ईरान भी रिटेलिएट जरूर करेगा, प्रतिक्रिया करेगा। और बताया जा रहा है जॉर्डन जो देश है जो इजराइल से सटा हुआ है, इजराइल के लिए उन्होंने एयर स्पेस को अलाउ कर दिया है। यानी ईरान की तरफ से जो ड्रोन भेजे जा रहे हैं उस ड्रोन को इजरायली एयर स्पेस में जाने से पहले ही जॉर्डन के एयर स्पेस में इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त कर रहे हैं, क्योंकि पहले से जॉर्डन ने इजराइल को अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए इजाज़त दे दी है। और कोई देश इजराइल के साथ खुलकर सामने आया है तो वो देश है जॉर्डन। तो युद्ध जारी है, रात बिरात बड़ा आपको न्यूज़ सुन सकते हैं, या हो सकता है बड़ी घटना हो सकती है। मिडिल ईस्ट में पूरी तरीके से पैनिक मचा हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यानी कह सकते हैं एक बारूद है, बारूद में जो एक चिंगारी है, चिंगारी जल चुकी है और चिंगारी कब मेन बारूद तक पहुंचती है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज रात तक पहुंच सकती है या 2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन चिंगारी लग चुकी है और चिंगारी इजराइल ने लगाई है। और सबसे बड़ा इसमें गेम लीडर की बात करें, इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप है, यानी अमेरिका है। अमेरिका ने इजराइल रूपी चिंगारी को ईरान तक भेजा है और ये कभी भी बड़ा धमाका कर सकता है। और आने वाले टाइम में देखेंगे कि जैसे जैसे ये ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो अगर बढ़ाने की पास करता है तो इस पर इजराइल ताबड़तोड़ हमले करेगा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार उन्होंने जिस तरीके से अपने बयान दिए, उनके बयानों को खंगालेंगे तो यही लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही सब कुछ करा रहे हैं। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा 60 दिनों का हमने अल्टीमेट दिया था ईरान को कि परमाणु समझौता कर लो, लेकिन अब 60 दिन नहीं, आज 61वां दिन है, यानी 61 दिन हो गया है। और देखिए कितना बड़ा ये हादसा हुआ है। और ऐसे तो अभी शुरुआत है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ये तो अभी टेलर है, पिक्चर बाकी है। और ये भी कह देते हैं इस ऑपरेशन में अमेरिका का दूर दूर तक हाथ नहीं है। और ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इजराइल ईरान पर हमला करेगा, इसकी पहले से मुझे जानकारी थी, लेकिन इसमें अमेरिका का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपको लगता है कि अमेरिका का इन्वॉल्व नहीं है? ये दुनिया जानती है कि अमेरिका किस तरीके से क्या करता है। हालांकि ईरान जिस तरीके से उसमें हिट हुआ है, ईरान रिटेलिएट करेगा, प्रतिक्रिया जरूर करेगा। अब देखना है कि ईरान की प्रतिक्रिया कितना भयानक होती है, या ईरान इतना ध्वस्त हो चुका है कि वो इजराइल पर अटैक करने की नहीं सोचेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? ईरान के पास भी बहुत एडवांस मिसाइलें हैं और उस मिसाइलों से क्या वो इजराइल को हिट कर सकता है, ये देखने वाला विषय होगा। लेकिन जो भी हुआ पूरे मिडिल ईस्ट और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इंडिया का भी काफ़ी घटा है, क्योंकि जो इंडिया का बहुत सारे प्रोजेक्ट ईरान में चल रहे थे वो अब दिक्कत हो जाएगा। इंडिया के लिए यही बेहतर होगा कि ईरान और इजराइल में ये कब समझौता हो और युद्ध की स्थिति ना हो, क्योंकि चाबार पोर्ट जो इंडिया ईरान में डेवलप कर रहा है वो पेंडिंग हो सकता है। पहले से चबार पोर्ट के लिए भारत ने बहुत सारा इन्वेस्ट ईरान में कर दिया है और चबार पोर्ट के माध्यम से ईरान होते हुए हम यूरोप तक पहुंच सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में अगर ईरान और इजराइल के बीच ऐसा होता रहा तो आने वाले समय में भारत का कल। पंकज कुमार जी और बताइए कैसे हैं कि विदेश मंत्री हाँ कि तुम राम सिंह।
विदेश मंत्री तो हैं, लेकिन जो न्यूज आउटपुट आ रहा है, सोशल मीडिया पर डिस्कस किए जा रहे हैं, तमाम सोर्सों से जानकारी मिल रही है कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है, वहां पर काफ़ी समस्या रही है। और भारत का जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ईरान में, वो काफ़ी पैनिक हो सकता है और पेंडिंग भी हो सकता है। इजराइल ने बुरी तरीके से ईरान को हिट किया है, इसकी वजह से समस्याएं बढ़ रही है। तो देखना है आगे क्या होता है पंकज कुमार जी। और यही लगता है कि अभी हमें लगता है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा, और जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में एक फुल वार होने की संभावनाएं जताई जा रही है। पंकज कुमार जी और बताइए कैसे हैं, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। सब मस्त है, स्वस्थ हैं और आपके सामने व्यस्त है अमरेंद्र यादव जी। और बताइए आप कैसे हैं। और पंकज कुमार जी और बताइए कैसे हैं। विदेश मंत्री तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी सोर्स है और अपडेट है वो अपडेट आपके सामने लाते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं पंकज कुमार जी तो जरूर दीजिएगा। और जिस तरीके से वहाँ पर अटैक हो रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान के द्वारा, ईरान पर जिस तरीके से इजराइल का अटैक हो रहा है, आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है, बढ़ने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं जताई जा रही है। और ईरान भी अगर प्रतिक्रिया करता है तो बड़ा हमले होने की संभावना है। भैया हैं, बढ़िया है, एकदम बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। हम भी यहीं क्या आपके साथ लॉगिन करने के लिए हम भी आए क्या? बिल्कुल बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। कहाँ पर है, आइए, बिल्कुल बिल्कुल आइए, जहाँ बिल्कुल आइए भैया, बढ़िया है, बिल्कुल बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बिल्कुल आइए, जब आना है आइए, 7/24 आवर कभी भी आइए। और अमरेंद्र यादव जी बताइए वर्तमान में कहाँ है, बताने का जरूर प्रयास करिएगा। और पंकज कुमार जी हमारे मित्र भी रहे हैं, बताइए पंकज कुमार जी कैसे हैं और क्या चल रहा है बिहार में। तो चुनावी माहौल है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर बताने का प्रयास करिएगा। और आशा करते, गौरव का क्या हाल है पंकज जी, जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा गौरव का क्या हाल है। और आशा करते आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। और जो भी पल पल की अपडेट है आपके सामने लाता रहता हूँ, जो भी जिस प्रकार की है, जहाँ तक खबरों तक हमारी पकड़ होती है उसको लाने का प्रयास करते हैं। और पूरे वर्ल्ड मीडिया को, भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया को, हर जगह ईरान और इजराइल के बीच में तानातानी जो हुआ है, जो उन्होंने ईरान पर 200 फाइटर प्लेन के साथ इजराइल ने अटैक किया है, वो सब कुछ पूरी दुनिया में चर्चा किया जा रहा है। अभी तो मैं मुंबई में हूँ। अच्छा, मुंबई में है, उधर बारिश हुई है कि नहीं अमरेंद्र यादव जी, उधर बारिश हुई है कि नहीं? अपने हमारे यहाँ पूरे कचरांचल में काफ़ी झमाझम बारिश हुई है और काफ़ी कम टाइम में हुई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पानी गिरा है कम टाइम में। जो भी गिरा है बेटर है। आने वाले हैं अगले मंथ में, बिल्कुल आइए, तो बिल्कुल मुलाकात होगी अमरेंद्र यादव जी, बिल्कुल तब आपसे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आइए, तब मिलते हैं, बिल्कुल 100%। जब आइए तो मुलाकात होगी अमरेंद्र कुमार जी। और मुंबई में क्या मौसम का क्या अपडेट है, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और कल का जो दुखद समाचार रहा गुजरात के अहमदाबाद से, जो प्लेन थी 242 यात्री जो थे, काफ़ी उसमें से एक बचा और बाकी 241 जिस तरीके से उनकी प्राणें गई, काफ़ी झकझोर कर रख देने वाली थी। तो कहीं न कहीं उसका जांच का विषय है। जिस तरीके की वीडियो फुटेज आ रही है फाइटर प्लेन की, वो जांच का विषय है। जी हाँ, आज थोड़ा हल्का फुल्का बारिश हुआ है। राइट टाइम है, हम भी पाकिस्तान पर
हमला कर देना चाहिए। बिल्कुल, और पंकज कुमार जी, और मौका था, राइट टाइम था, और ये बिल्कुल सही टाइम था जब सिंदूर ऑपरेशन है, और भारत सरकार कही है जब जब आवश्यकता है सिंदूर ऑपरेशन होता रहेगा। तो ऑपरेशन तो भारत ने सही स्टार्ट किया था, और जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था उस समय हम लोग सबको उम्मीद थी कि इस बार भारत पीओके लेके रहेगा, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप बाबा जी आ जाते हैं और फिर भारत का ब्रह्मोस खामोश हो जाता है। नहीं तो ब्रह्मोस ने काफी कमाल किया था, और बिल्कुल यही उचित टाइम है, राइट टाइम है। जब मिडिल ईस्ट जूझने लगे तो उस समय भारत अपना पीओके वापस कर सकता है, क्योंकि भारत का ही पीओके। प्रचंड गर्मी है। राधे राधे। और बताइए, राधे राधे, श्री कृष्णा, महेंद्र यादव जी, और बताइए कैसे हैं? और आप भी मुंबई में, महेंद्र यादव जी कहाँ पर हैं? अमरेंद्र यादव जी मुंबई में करें। प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हमारे कचरांचल, गोरखपुर के कचरांचल साइड में भी काफी प्रचंड गर्मी और उमस के साथ थी, लेकिन जैसे ही आज आसमान से बारिश टपकी है और झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद से प्रचंड गर्मी और उमस से राहत मिली है। तो बिल्कुल इस समय थोड़ा राहत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी हमारे कचरांचल साइड में और बारिश की आवश्यकता है ताकि गर्मी बिल्कुल ना रहे। हालांकि बहुत कुछ, यानी 100 में समझ सकते 75% राहत है। राधेपाल भैया जी, और बताइए कैसे हैं? और इस वक्त पूरा मिडिल ईस्ट में काफ़ी हंगामा हो रखा है, इसके बारे में अगर बता सकते तो ज़रूर बताइएगा। हमारे पंकज कुमार जी, भारत को भी इस तरह पाकिस्तान पर हमला करना पड़ेगा। बिल्कुल, भारत अगर करता है पाकिस्तान पर तो इस तरीके से करे। देखिए पंकज कुमार जी, आपने काफ़ी स्ट्रेटेजी के साथ बात करी है। जिस तरीके से इजराइल का ईरान पर अटैक है, एरियल अटैक है, 200 फाइटर जेट के साथ में बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हमला किया है। और जो इजराइल है, इजराइल ने ईरान के जो मेन, उसके मिलिट्री के मेन जो उनके कैप्टन थे, जो मेन उनके अधिकारी थे, उनको उड़ा दिया है, उनके आवास पर हमला किया है। अगर भारत यही हमला करता और भारत जो पाकिस्तान का मेन मिलिट्री का हेड है, जो उसको मारता, ब्रह्मोस उसके ऊपर दाग देता, उसको मार देता, तो सोचिए कितना बड़ी न्यूज होती, मतलब किस तरीके से हमले होते। लेकिन इजराइल दिखाता है, इजराइल ने उनके मेन मिलिट्री लीडर, मेन मिलिट्री ऑफिसर को ही ढेर कर दिया है और कई लोगों को मारा है। अगर भारत ही अगर ऐसा करता, अगर पाकिस्तान के मिलिट्री हेड को मारता, तो सोच सकते हैं कि भारत किस हद तक करता। भारत ने हल्का फुल्का सिंदूर ऑपरेशन किया था, उनके एयरपोर्ट को भी, बेस को भी ध्वस्त करने का प्रयास किया, लेकिन ये हमला शुरू ही हो रहा था तब तक पता चला कि जब हमला तूल पकड़ रहा था, उसके बाद से पता चला भारत ने हमले रोक दिए हैं अमेरिका के इंटरफेयर पर। हालांकि इजराइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसके न्यूक्लियर साइट को तबाह किया है और मेन अधिकारी को भी ध्वस्त किया है। जय श्री कृष्णा। राधेपाल भैया जी, सरेंडर मोदी जी की वजह से सीज फायर हो गया, डरपोक प्रधानमंत्री हैं 56 इंच वाला। हाँ बिल्कुल, इस पर पंकज कुमार जी जरूर बताइएगा। और बिल्कुल जिस तरीके से हम लोग सोच रहे थे एक पीओके इस बार वापस आएगा सिंदूर ऑपरेशन के तहत, लेकिन हमला जैसे तूल पकड़ा, हमारी ब्रह्मोस ने लगातार पाकिस्तानी एयरबेस को ताबड़तोड़ जब अटैक करने लगा, तो फिर भारत के प्रधानमंत्री सीज फायर का ऐलान कर देते हैं। वो भी पहले ट्रम्प का देखिए इसमें क्या, मतलब सिंदूर ऑपरेशन किस तरीके से रोका जाता है। पहले डोनाल्ड ट्रम्प का ट्वीटर आता है, वो कहते हैं हमने भारत और पाकिस्तान से बात करी है। उसके बाद भारत ने सिंदूर ऑपरेशन रोक देता है। यानी पहले अमेरिका डिसाइड करता है। अमेरिका कौन होता है डिसाइड करने वाला? तो अमेरिका देखिए कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रम्प का जो बिजनेस है बिटकॉइन को लेकर के, उसे बचाना था, और कहीं न कहीं जो सिंदूर ऑपरेशन में अमेरिका ने इंटरफेयर किया, तो अमेरिका का भी उसमें पर्सनल इशू था, पर्सनल उसका कहीं न कहीं उसका लाभ था। लाभ क्या था?
वो जानता था अगर भारत सिंदूर ऑपरेशन के तहत जिस तरीके से भारत की ब्रह्मोस कि बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पाकिस्तान के एयरबेस को डैमेज कर रही है, हो सकता है जो ईरान के आसपास के मतलब निकटवर्ती जो बॉर्डर है पाकिस्तान का, उसको भी भारत ब्रह्मोस की मतलब भारत की ब्रह्मोस अटैक कर सकती है। यही कारण है कि पाकिस्तान ने भारत पर भी दबाव बनाया कि ये ऑपरेशन को रोक दीजिए, क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान को काउंटर करने के लिए हमें पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल करना है। और देखिएगा अगर बड़ा युद्ध का रूप लेता है तो पाकिस्तान का जो एयरबेस है उसका अमेरिका यूज करेगा ईरान पर हमले के लिए। यही कारण है कि उन्होंने रोक दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चौथी राउंड की बातचीत कर रहे हैं और ईरान मान नहीं रहा है, न्यूक्लियर जो उसके प्रोग्राम है वो रोक नहीं रहा है। और यही कारण है कि लगातार जो है इजराइल हमले कर रहा है और इजराइल ने अभी रोके नहीं हमले। ये कहीं न कहीं पंकज कुमार जी आप सही कहते हैं कि भारत को सब सीखना चाहिए कि इजराइल ने किस तरीके से हमला किया है। अमरिंदर जी आप मोदी का खिलाफ कीजिए, भारत का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा देश है और देश के प्रति कोई नहीं, क्योंकि एक कोई भी नेता विशेष हो सकता है लेकिन भारत देश होगा और भारत देश बिल्कुल हमारे तन मन जन में बसता है। और भारत देश के लिए बहुत सारे वीर जवान इस वक्त बॉर्डर पर तैनात होंगे, उनकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ मोल्ड की राइफल होंगे और वो वीर जवान हैं, अपने देश के आन मान शान के लिए जीते हैं और जीते रहेंगे। आज अभी अमेरिका में रहने वाले भारतीय छात्रों को जंजीरों से, ये तो है, भारतीय छात्रों को जंजीरों से जकड़कर भारत भेजा जा रहा है। घोर अपमान है भारत का, जो बोलते हैं विश्व में डंका बज रहा है, डंका पति चुप। बिल्कुल देखिए, भारत के जो स्टूडेंट हैं अगर उनका इस तरीके से तस्वीरें आती है तो कहीं न कहीं जियो पॉलिटिक्स को बढ़ाना चाहिए। और इस तरीके से हम किस तरीके से हम महाकुंभ गए थे, महाकुंभ में बहुत सारे अमेरिकन भी आए थे, उनके साथ हम भारतीय कितना अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन भारतीय छात्रों के साथ में अमेरिका वाले ने किस तरीके से बिहेव किया, ये जरूर एक गंभीर मुद्दा है। मुकेश यादव जी डुमरी, और बताइए मुकेश यादव जी कैसे हैं, और आशा करते हैं बिल्कुल आप स्वस्थ और मस्त होंगे। पंकज जी, मैं भारत का नाम कहीं नहीं कुछ कहा है। बिल्कुल, भारत हमारा देश है, हमारे अंतःकरण की अंतरात्मा में बसता है और हमारा झंडा, तिरंगा झंडा हमारा आन मान शान है। जब खुला आसमान, खुले मैदान में तिरंगा झंडा फहरता है तो हमारे अंतःकरण की अंतरात्मा में इतना ऊर्जा दे जाता है कि हम हंसते हंसते इस तिरंगे झंडे के लिए अपने जान को भी गंवाने से पीछे नहीं हटते। तो बिल्कुल भारत के आन मान शान के लिए हम सभी भारतीय एक दूसरे के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर एक हैं और यही तिरंगा झंडा की पहचान है। जब बात आएगी भारत की एकता और अखंडता पर, वहाँ पर हम सभी लोग एक दूसरे से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यही भारत की अनेकता में एकता की सबसे बड़ी ताकत है, जो अंग्रेजों ने इसे कभी समझा नहीं, अब समझ रहे हैं। दिनेश कुमार जी, और बताइए कैसे हैं, और आशा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे और जीवन निर्माण में व्यस्त होंगे। जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी राधेपाल भैया जी दुबई में है और दुबई से जुड़े थे, बताइएगा उधर क्या माहौल है। कोई भी साथी अगर मिडिल ईस्ट कंट्री, किसी भी कंट्री से मिडिल ईस्ट से जुड़ा है, दुबई, दोहा, कतर, मस्कट, उस साइड से कहीं से जुड़ा है तो जरूर बताएगा कि वहाँ पर क्या प्लानिंग, क्या इशू है, क्या चल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान और इजराइल में ये युद्ध की स्थिति बनी हुई है, फुल स्केल वार, उसमें काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं और समस्या हो सकती है। भारत हमारी मातृभूमि है, लेकिन
फेंकू की वजह से भारत बेइज्जती करवा रहा है। बिल्कुल देखिए, भारत कोई भी लीडर है, लीडर पर हम सवाल उठा सकते हैं और प्रधानमंत्री देश के हैं, उनसे हमारा सवाल पूछना हमारा कर्तव्य है। हम पूछते रहेंगे, देश की जनता पूछती रहेगी, क्योंकि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को जरूर चुना है, तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन अपने देश का अपमान नहीं, अपने देश के मान सम्मान और गौरव के हम सभी साथी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन अपने देश के प्रधानमंत्री से, नेताओं से सवाल तो होगा, जवाब तो होगा, सवाल होगा, जवाब होगा, बिल्कुल होगा। और बताइए कैसे है, और आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। पंकज कुमार लिखते हैं, आई एम फुल सपोर्ट इजराइल। अच्छा, पंकज कुमार जी कर आई एम फुल सपोर्ट इजराइल। इजराइल ने सिंदूर ऑपरेशन में भी कुछ अपने तरीके से, जब सिंदूर ऑपरेशन हो रहा था उससे पहले भारत में मॉक ड्रिल हो रही थी और बताया जा रहा था कि इजराइल से बहुत सारे फाइटर जेट, बहुत सारे और भी जेट आए हुए हैं, वो कोई अपने साथ कोई एनिमेशन कैरी करके लाए हैं। ये सुनने में आया था, लेकिन ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया था। लेकिन मुझे लगता है इजराइल से कुछ न कुछ एनिमेशन जरूर आया था। ये संभावनाएं हैं, क्योंकि भारत सरकार ने उसे कहे, भारत सरकार तो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं न दी, तो इजराइल ने जरूर साथ दिया है भारत का। जिस अभी देखिए, इजराइल ने ईरान पर अटैक किया है और भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो कहता है कि इजराइल ने जो भी ईरान पर किया है, हम कंसर्न हैं, हम काफ़ी भारत ने कहा हम दुखी हैं, कंसर्न है, और हम चाहते हैं कि बहुत जल्द से जल्द इजराइल और ईरान में समझौता हो जाए। भारत का ये स्टेटमेंट है। तो भारत ने कहीं किसी का सपोर्ट नहीं किया है। ऑफिशियल तौर से देखा जाए तो भारत न ईरान का सपोर्ट किया, न इजराइल का किया है। ये जो हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से ईरान पर, तो भारत ने कहा है हम कंसर्न है इस हमले को लेकर के, और हम स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अब जानने रहे हैं, इजराइल है, मानने वाला कहाँ, वो तो अपना करेगा ही। और जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, ये हमले अगर ऐसे बढ़ते रहे तो पूरे इसकी हमले के जद में, इस युद्ध की जद में पूरा मिडल ईस्ट आएगा। तो फिर जान रहे हैं, भारत सरकार को अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अनाउंस करना पड़ेगा कि जो भी मिडल ईस्ट में भारतीय हैं वो अपने वतन वापस हो जाए। ऐसा भी हो सकता है अगर युद्ध का रूप लेता है तो, क्योंकि युद्ध का रूप लेता है पूरे मिडल ईस्ट में तुरंत बढ़ता चला जाएगा। इसके बारे में आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। और काफ़ी देर है, अंधेरा हो चुका है, और आशा करते हैं जो मिडल ईस्ट की सीन है वो आपके सामने डिस्कस किया गया। और पंकज कुमार जी लिखते हैं कि आई एम फुल सपोर्ट इजराइल। इजराइल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ये हम समझते हैं आपकी भावनाओं का, क्योंकि जब भारत की आवश्यकता हुई है, इजराइल ने कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर भारत का साथ दिया है। भारत भले ही इजराइल का साथ ना दे खुले तौर पर, लेकिन इजराइल ने भारत को खुले तौर पर सपोर्ट किया है। बात करें जम्मू कश्मीर की हो और पाकिस्तान में आतंकवादियों की हो, वहां पर हर वक्त इजराइल ने भारत का साथ दिया है। आज प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद गए, क्या वो गुजरात के ही बस प्रधानमंत्री हैं? नहीं, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। आज प्रधानमंत्री जी, अमरेंद्र यादव जी लिख रहे हैं, आज प्रधानमंत्री जी अहमदाबाद गए हैं, क्या वो गुजरात के ही बस प्रधानमंत्री हैं? मणिपुर वर्षों से जल रहा है, वहाँ कब जाएंगे? क्यों वो भारत का हिस्सा नहीं है? या वहाँ का प्रधानमंत्री कोई और है? पहलगाम क्यों नहीं गए? ये देखिए, बिल्कुल अमरेंद्र यादव जी के एक एक सवाल सही है, और प्रधानमंत्री जी को इस पर भी कहीं न कहीं बयान जरूर देना चाहिए, डिक्लेरेशन, स्पष्टीकरण देना चाहिए। जी, मणिपुर कई वर्षों से जल रहा है, और मणिपुर कई वर्षों से जल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री कब जाएंगे? और भारत का क्या वो हिस्सा नहीं है? बिल्कुल वो भारत का हिस्सा है। और प्रधानमंत्री पहलगाम क्यों नहीं गए? पहलगाम हमले की उन्होंने निंदा जरूर की, लेकिन वहां पर गए नहीं। अमित शाह जरूर गए थे वहां पर,
और उन्होंने वहाँ पर गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी नहीं गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो मणिपुर तो जाना चाहिए। मणिपुर में जो भी कुछ हो रहा है काफ़ी दुखद है। जिस तरीके से कई वर्षों से जल रहा है, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा करके सेना की बागडोर को संभाल देनी चाहिए और प्रधानमंत्री को वहाँ पर उस समस्या पर अपडेट जरूर देना चाहिए। बाकी आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। और हमारे लिए आपका प्यार और सपोर्ट, आप हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का कार्य करता है। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो भी किसी भी टॉपिक पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर वो टॉपिक लिखिए, चर्चा प्रारंभ हो जाएगी। पंकज कुमार जी हमारे साथ ही रहे हैं। मुखर्जी नगर में हम लोग, गौरव और पंकज जी हम लोग साथ में रहे हैं, लड़ाई भी किए हैं और मस्ती भी किए हैं। दोस्ती में सब कुछ चलता है, काफ़ी अच्छा लगता है। पंकज कुमार जी वो कभी कभी दिन याद आते हैं और काफ़ी मतलब याद भावनात्मक हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल लगता है कि हाँ हम लोग थे। याद आता है यार, जब हम लोग गए थे कोचिंग में, वो कोचिंग वाला बोला कि यार आप एक उत्तर प्रदेश से हो, एक बिहार का है और एक हरियाणा का है। मतलब अजीब था और काफ़ी मज़ा आता था। पंकज जी मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। पंकज जी मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सरकार से सवाल करना हमारा अधिकार है। बिल्कुल, सरकार से सवाल नहीं होगा तो फिर किसको होगा, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं तो सवाल तो होगा ही होगा। और बिल्कुल सवाल होना भी चाहिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो सवाल तो होना चाहिए। और बताइए पंकज जी कैसे हैं, और आशा करते हैं बिल्कुल आप स्वस्थ मस्त और जीवन निर्माण व्यस्त होंगे। जो चीज़ें होती है आपके सामने लाइव डिस्कस किया जाता है। पंकज जी बिहार चुनाव के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, बिहार का क्या माहौल है। पंकज कुमार जी हमारे प्रिय मित्र हैं। और पंकज जी बताइए क्या माहौल है बिहार का, बिहार में क्या माहौल है, क्या समीकरण कर रहे हैं, चुनाव का क्या माहौल है, इसके बारे में जरूर पंकज जी बताने का प्रयास करिएगा। और अमरजीत विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं। अमरजीत विश्वकर्मा जी और बताइए कैसे हैं, और आशा करते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे, जीवन निर्माण व्यस्त होंगे। और जो भी दुबई मिडिल ईस्ट के देश में गए हैं उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत पैनिक हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल का ताबड़तोड़ अटैक हो रहा है ईरान पर, ईरान भी रिटेलिएट करेगा और उसमें पूरा मिडिल ईस्ट उसके जद में आ सकता है। और पूरा मिडिल ईस्ट अगर जद में आएगा तो समस्याएं बढ़ती जा सकती हैं और संभावनाएं हैं कि ये फुल वार का, यानी यहाँ पर फुल वार होने की संभावनाएं हैं। और ईरान और इजराइल में फुल वार होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट उसमें पूरा सम्मिलित होगा, क्योंकि ईरान और इजराइल में युद्ध हो और मिडिल ईस्ट ना सम्मिलित हो तो संभव ही नहीं है। तो पूरा मिडिल ईस्ट में इसका असर देखने को मिलेगा। और तेल का दाम कल से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, देख लीजिएगा। पेट्रोल पंप पर जाइए, गाड़ी फुल करा के आइए अगर ऐसी युद्ध की स्थिति रहा, क्योंकि बहुत सारे वो ऑयल रिफाइनरी कुएं को भी इजराइल ने टारगेट किया है ईरान के। और ईरान से जानते हैं तेल सप्लाई होता है और दुनिया में जाता है, और इससे अगर ऐसा होता है कैसे हो आप भैया जी। एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और आपके सामने व्यस्त है अमरजीत विश्वकर्मा जी। और बताइए आप कैसे हैं, कहाँ पर हैं, बताने का प्रयास करिएगा। और आपके भाई साहब लोग दुबई से हालचाल क्या मिला था, सब लोग स्वस्थ और मस्त है ना, जरूर बताइएगा। कोई साथी अगर दुबई से जुड़ा है तो जरूर बताएं कि वहाँ पर क्या माहौल है, इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। और आपका प्यार और सपोर्ट ही हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का कार्य करता है। इस एनर्जी बूस्टर को बनाए रखिएगा, बाकी जो चीज़ें होगी वो आपके सामने लाइव डिस्कस होगी। तो अमरजीत विश्वकर्मा जी जरूर बताइएगा। और जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड में इस तरीके से समीकरण बदल रहा है, जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है, जो भी जियो पॉलिटिक्स के हमारे राजनीति शास्त्र के मित्र हैं, साथी हैं, सभी लोगों से बात होती है, सभी लोग इस पर बताते हैं कि जियो पॉलिटिक्स तेजी से बदल रहा है और थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है। और लोग कह रहे हैं दो ही टर्निंग पॉइंट है थर्ड वर्ल्ड वार का, एक है मिडिल ईस्ट और एक है साउथ चाइना सी। दो ही जगह से वर्ल्ड वार होने की संभावनाएं हैं। और जिस तरीके से इजराइल ने एरियल अटैक के तहत 200 फाइटर प्लेन से आज शनि 12 जून की जो रात थी, 12 जून की रात के भिनसारिया में
जिस तरीके से अटैक किया है वो काफ़ी मतलब भयानक था और पूरी तरीके से न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। यानी इजराइल के अटैक में ईरान के जो टॉप मिलिट्री के अधिकारी थे वो मारे गए हैं, उनके आवास पर बमबारी हुई है और जितने भी यूरेनियम संवर्धित यूरेनियम साइट थी उनको भी इजराइल ने टारगेट किया है। और देखोगे ऐसे ऐसे विजुअल आ रहे हैं, मोसाद पहले से ही प्लानिंग करके बैठी थी। जैसे ही 200 फाइटर प्लेन से अटैक होने लगा, मोसाद ग्राउंड पर रह करके धमाके करने लगी, क्योंकि मोसाद पहले से प्लान की थी और दे दनादन मिसाइल जो भी इजराइल को टारगेट करने के लिए ईरान ने लगाए थे उस मिसाइल साइट को ही ध्वस्त कर दिया इजराइल ने। और मोसाद पहले से ही ईरान में इन्वॉल्व है और जगह जगह पर मोसाद के लोग हैं और वो ऐसे अटैक करवा रहे हैं ग्राउंड पर भी, और ईरान ने फाइटर प्लेन से हवाई हमले भी करा रहा है। अहमदाबाद में हैं हम, अच्छा अहमदाबाद में है और अहमदाबाद में बहुत दुखद घटना सामने आई थी। अमरजीत विश्वकर्मा जी, कल आपने जरूर देखा होगा वो मंजर, सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से कि किस तरीके से जो एक प्लेन थी, बोइंग प्लेन थी, किस तरीके से क्रैश की है। और क्रैश करने में 242 यात्री थे जिसमें 241 की जान चली गई। उसमें से एक यात्री बचा हुआ है, वो भी ब्रिटिश है, भारतीय मूल का ब्रिटिशर्स है और ये अहमदाबाद से सीधे लंदन के लिए जा रही थी फाइटर प्लेन। तो उसमें पहले से भी बहुत सारा फ्यूल था, बताया जा रहा है 200 लीटर था और वो ब्लास्ट कर गया है। और बताया जा रहा है जहाँ पर अहमदाबाद में जहाँ पर ये गिरा था प्लेन, वहाँ एक जहाँ डॉक्टर रहते उनका एक हॉस्पिटल था, वहीं पर ये गिरा था और काफी भयानक था। जिस तरीके से विजुअल आ रहे हैं, वीडियो, लोग जले हुए हैं, शरीर पूरी तरीके से जला हुआ है और वो देख करके अंतरात्मा में मतलब क्या अनुभव हो रहा है शायद उसको शब्दों में व्यक्त कर पाए। मोहन विश्वकर्मा जी जुड़ चुके हैं और बताइए मोहन विश्वकर्मा जी कैसे हैं। और अमरजीत विश्वकर्मा जी अहमदाबाद में हैं, तो आप जहां रहते हैं उससे कितने दूर पर ये हादसा हुआ है, इसके बारे में अगर जानकारी दे पाए तो ज़रूर बताइएगा। अहमदाबाद में है तो अहमदाबाद में है कि आपसे कितनी दूरी पर ये हादसा हुआ था, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अहमदाबाद वालों लोगों ने इस हादसे को लेकर के उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में। हाँ भाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 15 किलोमीटर दूर। तो अमरजीत विश्वकर्मा जी कह रहे हैं हाँ भाई, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पर ये हादसा हुआ है, जहाँ पर कल की हादसा का वीडियो फुटेज पूरे सोशल मीडिया पर जो वायरल है। उस जगह जहाँ अमरजीत विश्वकर्मा जी रहते हैं वहाँ से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर है जहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ और ये जो विमान था वो क्रैश कर गया और कई जिंदगियों को लेके चला गया। तो बिल्कुल आप भी अमरजीत विश्वकर्मा जी एकदम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन निर्माण व्यस्त रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अमरेंद्र यादव जी कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा उसी मुद्दे पर और उसी समस्या में दिया जाता है जब किसी एक समस्या को लेकर पूरा देश पैनिक में हो, पूरा देश जो है दुख में हो। और मुझे लगता है जो ये कल का विमान हादसा हुआ है बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इससे पहले पहलगाम से लेकर के महाकुंभ में भगदड़ से लेकर के बहुत सारी चीजें हुई हैं। अमरजीत विश्वकर्मा जी और बताइए कैसे हैं, और आशा करते हैं बिल्कुल आप स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिलता है आप लोगों का। तो बिल्कुल अमरेंद्र, बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना हुई है, बहुत सुख सब लोग मारे गए, बहुत दुख, सब लोग मारे गए, कोई बचा नहीं, एक इंसान खाली बचा है। बिल्कुल एक इंसान बचा है, वो भी भारतीय मूल का ब्रिटिशर्स है, मतलब वो ब्रिटेन का है, भारतीय मूल का रहने वाला है। एक ही बचा था जिससे मोदी जी मिलने गए थे हॉस्पिटल में।
बहुत ही ज़्यादा दुख। बिल्कुल, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक रेल हादसा होने पर अपना पद छोड़ दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री सब लोग नहीं हो सकते। अमरेंद्र यादव जी, इस बात को समझिए। लाल बहादुर शास्त्री केवल एक थे और एक ही रहेंगे, जो अपने देश के मान सम्मान और गौरव के लिए हमेशा सर्वोपरि थे। और उनके लिए देश के मान सम्मान और गौरव के लिए कुर्सी क्या चीज़ है, वो अगर आवश्यकता पड़े तो अपने प्राणों को न्यौछावर देने वाले थे। पूरी बॉडी जल गई है बहुत बुरी तरह से। बिल्कुल अमरजीत विश्वकर्मा जी, मेरे पास भी वो विजुअल आए थे और विजुअल जैसे ही कई अपलोड कर रहे हैं उस पर ग्राफिक्स का कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जा रहा है। कितनी आपदा यहीं। अमरजीत विश्वकर्मा जी और अमरेंद्र यादव जी हैं, कह रहे कितनी आपदा आई है, सब भाजपा सरकार में हुआ है। लिख रहे हैं जितनी आपदा आई है सब भाजपा सरकार में हुआ है। आपने कहा जे महाकुंभ हादसा से लेकर पहलगाम आतंकी हमला से लेकर के ये जो भी विमान हादसा हुआ है और बहुत सारे हुए हैं, उस सब में बीजेपी सरकार का इन्वॉल्वमेंट है। हरेंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं। और बताइए हरेंद्र यादव जी कैसे हैं और वर्तमान में कहाँ पर हैं? हरेंद्र यादव जी कई दिनों से दिख नहीं रहे हैं, मुझे लगता है अब दिल्ली या हरियाणा में होंगे। वर्तमान में कहाँ हैं हरेंद्र यादव जी, जरूर बताने का प्रयास करिएगा। और आप लोगों का काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिलता है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं हमारा हौसला बढ़ता है, और कमेंट करते हैं उससे हमारा एनर्जी बूस्टर का कार्य करता है। तो लाइक शेयर और हमारे पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, यही आपका प्यार और सपोर्ट है। 2014 से ही भारत की जनता आपदा पर आपदा झेल रही है। ये तो बिल्कुल सही है। 2014 से लेकर के जनता लगातार आपदा पर आपदा झेल रही है, ये बात आपका 100% सही है अमरेंद्र यादव जी। तो बिल्कुल काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से जुड़ने के बाद, आप लोगों से जुड़ना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। कल पुनः मिलेंगे। आज रात में देखना है, इजराइल और ईरान के बीच में एक महायुद्ध होगा, काफ़ी भयानक युद्ध होने की संभावनाएं हैं। तो सुबह में उस अपडेट को लेकर आएंगे, जो आज रात में ईरान और इजराइल के बीच में क्या कुछ हुआ है वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ कल आ रहे हैं। और जैसे ही कल आएंगे इसके बारे में जो भी कुछ हुआ रहेगा बताने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ सभी साथियों का शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।